टिड्डी दल की भांति शत्रु ने दुर्ग को घेर रखा था। टिड्डी यानी कि वो एक तरह का कीट होता है जो मतलब एकदम झुंड के झुंड आकर के फसल को बर्बाद कर देता है। तो उसी तरह ये शत्रु सेना जो थी वो एकदम झुंड मतलब इसका कोई आर पार नहीं दिख रहा था। टिड्डी दल जो है वो जब आती है वो कीट का एक दल होता है, मतलब उसका आर पार कुछ नहीं दिखता है, बिल्कुल काला धुआं जैसा वो आता है और पूरे फसल को मिनटों में एकदम हड़प के चला जाता है। तो उसी तरह से अगर आप दुर्ग के बरामदे पे खड़े होकर नीचे बाहर दुर्ग के बाहर अगर आप नजर फैलाते हो तो आपको चारों तरफ शत्रु सेना ही दिखेगी। मतलब कितनी दूर तक वो फैली हुई है इसका कोई आर पार नहीं है। सब प्रकार की रसद बाहर से आनी बंद थी। प्रतिदिन यवन दल गोलियों और तीरों की वर्षा करता था, पर जैसलमेर का दुर्ग गर्व से मस्तक उठाए खड़ा था। यवन समझ गए थे कि दुर्ग विजय करना हंसी मजाक नहीं है। यवन मतलब मुसलमान सैनिक। तो हर रोज ये लोग जैसलमेर की दुर्ग पर वार करते थे, गोलों से तीरों से वार किया करते थे, लेकिन उनको किसी तरह से सफलता नहीं मिल रही थी। और ऐसा होता है कि बाहर से मतलब चूंकि शत्रु सेना पूरा घेर के बैठी हुई है तो दुर्ग के भीतर खाना आना जाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जैसलमेर का दुर्ग जो है वो बिल्कुल गर्व के साथ सिर ऊंचा किए हुए खड़ा है। तो ये मुसलमान सेना भी ये समझ चुका था कि इतना आसान इस दुर्ग को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। दुर्ग रक्षिणी रत्नावली निर्भय होकर अपने दुर्ग में सुरक्षित बैठी शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी। मतलब वो हर तरह के वार को वो वो सामना किए जा रही थी, बिल्कुल भी बिना घबराए। इतने सारे मुसीबत आ रहे थे, भोजन आना मुश्किल था, फिर भी वो शत्रुओं के वार को सहन किए जा रही थी। उसकी अधीनता में पुराने विश्वस्त राजपूत वीर थे जो मृत्यु और जीवन को खेल समझते थे। वह अपनी सखियों समेत दुर्ग के किसी भी बुर्ज पर चढ़ जाती और यवन सेना पर सनसनाती तीरों की वर्षा करती। वह कहती, मैं स्त्री हूँ, अबला नहीं, मुझ में मर्दों जैसा साहस और हिम्मत है, मैं इन यवनों को कुछ नहीं समझती। उसकी बातें सुनकर सहेलियां ठठाकर हंस देती थी। प्रबल शत्रु द्वारा आक्रांत दुर्ग में बैठना राजकुमारी के लिए एक विनोद था। विनोद मतलब एक मजाक था, एक एंटरटेनमेंट था उनके लिए कि वो आखिरकार वो भी मर्दों की तरह वो दुश्मन के साथ लड़ने का उनको मौका मिल रहा था और वो इस काम में काफी सफलता भी प्राप्त कर रही थी। और वो पूरे गर्व के साथ कहती थी कि मैं नारी हो सकती हूँ लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। अबला मतलब मुझ में बल की कमी नहीं है, मैं कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं मर्दों की तरह ही शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ। और अपनी सहेलियों के साथ, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अकेली ही एक महिला इस तरह से शत्रु का सामना कर रही थी, बल्कि उनकी जो सखी सहेलियां थी वो भी मर्दों की तरह युद्ध में निपुण थी। और ये लोग शत्रुओं पर वार करके उनको हारते हुए देखकर बिल्कुल बहुत ही इसका आनंद उठाती थी। हंसते हंसते ये लोग दिन बिता रही थी। मलिक काफूर एक गुलाम था जो यवन सेना का अधिपति था, मतलब सेनापति था। वह दृढ़ता और शांति से राजकुमारी की चोटें सह रहा था। उसने सोचा था कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे दुर्ग वश में आ जाएगा,
फिर भी वह समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था, पर दुर्ग की चट्टानों और भारी पत्थरों को कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। राजकुमारी बहुधा बुर्ज पर से कहती, ये धूर्त गर्द उड़ाकर और गोलियों की वर्षा कर मेरे किले को गंदा और मैला कर रहे हैं, इससे क्या लाभ। तो मलिक कफूर जो था, जो मुसलमान सेना का सेनापति था, वो बिल्कुल भी धैर्य नहीं खो रहा था। उसे पता था कि इस तरह से वो दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी दुर्ग पर गोलों से वार कर देता था, पर दुर्ग की चट्टानें इतनी मजबूत थी कि उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता था, सिर्फ थोड़ा धूल वगैरह उड़ जाता था गोलों की वार से। और राजकुमारी कहती थी कि ये इस तरह से मेरे दुर्ग को, मेरे किले को गंदा करके इनका क्या फायदा, क्यों इस तरह वो बेकार में अपने गोले बारूद की बौछार कर रहे हैं, जबकि इनको पता है कि ये मेरे किले को बिल्कुल भी हासिल इस तरह से नहीं कर पाएंगे। यवन दल ने एक बार फिर दुर्ग पर प्रबल आक्रमण किया। राजकुमारी चुपचाप बैठी रही। जब शत्रु आधी दूर तक दीवारों पर चढ़ आए तो भारी भारी पत्थरों और गरम तेल की वह मार पड़ी कि शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई। कितनों के मुंह झुलस गए। हजारों यवन तौबा तौबा करके प्राण बचाकर भागे। जो प्राचीर तक पहुंचे उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। तो शत्रु सेना जो है वो एक बार फिर से दुर्ग पर आक्रमण, बहुत जोर का आक्रमण करने का सोचा। तो जब राजकुमारी ने शुरू में तो कुछ नहीं किया, उनको आने दिया, और जब शत्रु सेना जब दीवार पे आधा दीवार क्लाइंब कर चुका था, चढ़ चुका था, तो ऊपर से भारी भारी पत्थर उन पर गिराने लगे और गरम तेल उन पर डालने लगे। इस तरह से पत्थर लगने से उनके हाथ फिसल गए, ये सब नीचे गिर के कोई मर भी गया, सर फूटने से मर गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, गरम तेल पड़ने से बहुत सैनिक मर गए, काफी लोगों के शरीर जल भी गए, और जो सैनिक थोड़ा ऊपर तक पहुंच भी गए उनको बिल्कुल राजपूत सैनिक जो दुर्ग की रक्षा कर रहे थे वो लोग उनको मौत के घाट उतार दिए, मतलब तलवार से उनको मार डाला गया। सूर्य छिप रहा था। राजकुमारी कुछ चिंतित भाव से अति दूर पर्वत की घाटी में सूर्य को डूबते हुए देख रही थी। उसे 4 दिन से पिता का संदेश नहीं मिला था। वह सोच रही थी कि ऐसे समय पिताजी को क्या सहायता दी जा सकती है। तो यह शाम का समय होने जा रहा था, सूरज डूबने वाला था, और राजकुमारी किले के प्राकार पे चढ़ के वो दूर सूरज को डूबते हुए देख रही थी। कुछ चिंतित सी थी, क्योंकि 4 दिन से उसे रत्न सिंह की, जो कि युद्ध मैदान में जा चुके थे, उनका कोई संदेश नहीं मिला था, और पिताजी के खैर खैरियत के लिए वो बहुत चिंतित थी और सोच रही थी कि किस तरह से पिताजी को कुछ मदद भेज सकी। वह एक बुर्ज के नीचे बैठ गई। धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा। उसने देखा एक काली मूर्ति धीरे धीरे पर्वत की तंग राह से किले की ओर अग्रसर हो रही है। अग्रसर मतलब आगे बढ़ रही है। उसने समझा पिता का संदेश वाहक होगा। वह चुपचाप उत्सुक होकर उधर ही देखती रही। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि वह गुप्त द्वार की ओर न जाकर सिंह द्वार की ओर जा रहा है। अवश्य ही शत्रु है। राजकुमारी ने एक तीखा बाण हाथ में लिया और छिपती हुई उस मूर्ति के साथ ही द्वार की पौर के ऊपर आ गई। तो उसने देखा कि एक काली सी मूर्ति अंधेरे का फायदा लेकर के किले के ओर बढ़े आ रही है। उसने सोचा कि उसके पिताजी का कोई संदेश वाहक होगा, कोई संदेश भेजा होगा पिताजी ने युद्ध के भूमि से। तो वो उनका उस मूर्ति, काली मूर्ति का वो वेट कर रही थी, लेकिन उनको संदेह तब हुआ जब देखा कि वो मूर्ति जो थी वो
जो उनका जो सीक्रेट पैसेज था उसको छोड़ करके वो मेन जो दरवाजा था दुर्ग का उसके तरफ बढ़ रहे थे। तब वो समझ गए कि ये हमारा आदमी नहीं बल्कि दुश्मन का आदमी है। और फिर वो क्या करती है, चुपचाप अपना धनुष बाण लेकर के किले के दरवाजे के बिल्कुल ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है।